देखिए देखिए आज हम भारतीय न्याय संहिता के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि भारतीय न्याय संहिता क्यों बनाई गई। तो देखिए सबसे पहले ये बात है 1834 की, 1834 की बात है। एक ब्रिटेन में एक लॉ कमीशन बनाया गया और उस लॉ कमीशन का जो हेड था, जिसके नेतृत्व में बनाया गया भारत के लिए, उसका नाम था लॉर्ड मेकाले। मेकाले को ये जिम्मेदारी दी कि भाई भाई भारत के लिए हमें कोई कानून बनाना है, तो इसके संबंध में आप अपना सर्वे करो। उस सर्वे करने के बाद एक रिपोर्ट पेश करो। लॉर्ड मेकाले ने कहा ठीक है भाई। लॉर्ड मेकाले भारत आया। भारत आकर के भारत की स्थिति के बारे में पता किया, लोगों से पूछा। ठीक है, यहाँ के लोगों को देखा, जो लो था वो चल रहा था। तो यहाँ देखो दो प्रकार का लो चल रहा था। एक तो प्रेसिडेंसी राज्य, स्टेट, और एक थे अदर स्टेट्स। जो प्रेसिडेंसी राज्य थे उनमें अंग्रेजों का कानून चलता था, जो ब्रिटिश लॉ था वो चलता था। और अदर जो जगह थी वहां पर जो लगता था वो हमारा लोकल लॉ लगता था, जो हमारे धर्म के अकॉर्डिंग होता था। नहीं, जो हमारी यहाँ की प्रथाएं सिद्धांत थे उसके अकॉर्डिंग जो दंड दिया जाता था वो दंड होता था। तो दो प्रकार का होता था। फिर इसने सर्वे किया और सर्वे करने के बाद में अपनी रिपोर्ट दी कि भारत में लॉ के संबंध में किस इंप्रूवमेंट की ज्यादा जरूरत है। तो उसने सबसे पहला सुझाव दिया कि भारत के लिए एक दंड संहिता बनाई जानी चाहिए, इंडियन पेनल कोड बनाई जानी चाहिए। ये एक बड़ा सुझाव था। उसके बाद में इसने दूसरा सुझाव दिया पुलिस के एस्टेब्लिशमेंट, कि पुलिस का स्थापन किया जाना चाहिए, एस्टेब्लिशमेंट किया जाना चाहिए, उसके लिए भी लॉ बनाया जाना चाहिए। तो आपको पता है ये दोनों प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में एक्सेप्ट किए गए और दो एक्ट बने। एक तो आईपीसी 1860 में, और 1860 का ही पुलिस एक्ट बना, है ना। तो ये दो प्रस्ताव के बाद तो इन्होंने पूरे भारत के लिए, आप ये सोचो कि आज तक की परिस्थितियां, 1860 में एक्ट बना है और 2024 तक वो ढंग से लागू रहा है भारत की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। उसमें कुछ एक चेंज। स्पीकर बंद कर लीजिए, किसका स्पीकर ऑन है। है ना। तो भारत की परिस्थितियों के अनुसार उसका तो आज तक लागू रहा, लेकिन भारत में फिर बाद में कुछ संशोधन की जरूरत पड़ी। पहला तो ये कि अंग्रेजों ने जो कानून बनाया था उसका नाम क्या था। आईपीसी, इंडियन पीनल कोड। यानी ये क्यों बना है? पीनल या दंड देने के लिए। ठीक। तो अंग्रेजों ने जो कानून बनाया, पीनल कोड बनाई, कब बनाई? 1860 में, 18। क्यों और किस चीज से इफेक्ट थी? 1857 की क्रांति से प्रेरित थी कि ऐसा कानून बनाया जाए कि दोबारा से 1857 की क्रांति
नहीं हूं। और हुई क्या, बता दो। 1857 की क्रांति के बाद दोबारा क्रांति हुई तो बता दो। तो कानून क्या बनाया, पीनल कोड बनाया, दंड संहिता। लेकिन वर्तमान में जो पनिशमेंट का थ्योरी है उसको हम बोलते हैं रिफॉर्मेटिव थ्योरी, यानी सुधारात्मक सिद्धांत। और रिफॉर्मेटिव थ्योरी क्या कहता है कि पनिश जो क्राइम है, ऑफेंस है, वो एक स्टेटस ऑफ माइंड है, यानी मानसिक दशा है। देखो, कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल पैदा नहीं होता, परिस्थितियां या उसकी मानसिक स्थिति की वजह से भी क्रिमिनल बन जाता है। जैसे अखबार में एक दिन खबर आई कि भाई एक महिला के तीसरी बेटी हो गई, तो उसने अपने 9 दिन की बेटी को टंकी में डिबो करके मार दिया। फिर नीचे अखबार में लिखा हुआ था कलयुगी माँ। लेकिन उसकी मानसिक स्थिति को समझो उस महिला की को, कि उस महिला की 2 बेटियां ऑलरेडी थी, फिर एक बेटी और पैदा हो गई, तो जो भी आए उसी को ताना मारे, कर दिए एक और पैदा। वो मानसिक रूप से इतनी विवक्षित हो गई कि उसने बेटी को मार दिया। तो वो इंटेंशनली मारा क्या, स्टेटस ऑफ माइंड की वजह से मारा, यानी मानसिक स्थिति की वजह से उसने बच्ची को मारा। कई बार क्या होता है कि आप जा रहे हो रोड पे, अपनी कार लेके जा रहे हो, एक दूसरा व्यक्ति भी कार लेके जा रहा है, साइड की बात को लेकर झगड़ा हो जाता है, कार टच हो जाती है तो झगड़ा हो जाता है, और ऐसे झगड़े झगड़े में मर्डर भी हो जाता है। तो क्या कोई आदमी घर से ये सोच के चला था कि नहीं आज तो मेरे को मर्डर करके ही आना है? ये उस वक्त की मानसिक स्थिति थी जो उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए मर गए। तो रिफॉर्मेटिव थ्योरी ये कहती है कि भाई कोई व्यक्ति अगर अपराध कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो अपराधी ही हो। अपराध मन की या मानसिक स्थिति की वजह से भी कर सकता है। और जिस प्रकार अदर मानसिक रोग होते हैं, वैसे ही क्राइम भी एक मानसिक रोग है, मेंटल डिजीज। तो जैसे उनकी दवाई दे करके ठीक कर सकते हैं, वैसे ही मन के रोग की दवाई दे करके भी क्या किया जा सकता है, ठीक कर सकते। तो हमारा जो विधि आयोग था उसने ये कहा कि साहब हम कौन से युग में जी रहे हैं, रिफॉर्मेटिव थ्योरी के युग में जी रहे हैं। और ये जो था वो किसके लिए था, पैनल प्रोविजन करने के लिए, दंड देने के लिए बनाया गया था, जबकि रिफॉर्मेटिव थी। आ गई बात। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं, अब रिफॉर्मेटिव थ्योरी हम अपना रहे हैं, और साथ में जो अपराध के टाइप भी हैं वो वेरियस टाइप के होते जा रहे हैं, जो आईपीसी में क्या हो रहे हैं, कवर नहीं हो रहे। देखो, एक तो मैं हूं, मैंने अपराध किया, और एक किसी गैंग के सदस्य ने अपराध किया, किसे दंड ज्यादा मिलना चाहिए? कि भाई एक सिंपल आदमी ने अपराध किया है, और एक जिसका उद्देश्य ही क्या है। आजकल हमारे यहाँ पर क्या है कि युवाओं में क्रेज बढ़ रहा है, नहीं, वो क्या देखते हैं कि एक क्रिमिनल है और हाई सिक्योरिटी जेल से आ रहा है,
इधर पुलिस, डीसीपी रैंक का एक अधिकारी आगे आगे, दो गनमैन बंदूक लेकर के उसके आगे से निकल रहे हैं, और फिर इस चीज की रील चलाई जाती है, देखो भाई का रुतबा। ये रुतबा है, जिसकी आजादी छिन गई वो रुतबा है। वो तो पुलिस की दो ड्यूटी होती है कि एक तो कस्टडी में कोई व्यक्ति नहीं मरे, क्योंकि ऐसे आदमियों के बाहर भी कई शुभचिंतक होते हैं, और दूसरा वो भाग ना जाए, इसलिए उसे इतना प्रोटेक्शन देना पड़ता है। ये तो स्टेट की मजबूरी है, वो रुतबा नहीं है। जिसकी आजादी छिन गई जेल में बैठा है, उससे पूछ के देखो कि कितना रुतबा होता है। लेकिन नए बच्चे नहीं समझते, उनको तो रील चलाते हैं और ये दिखाया जाता है सोशल मीडिया पर, देखो भाई का रुतबा, कि भाई का कितना रुतबा चल रहा है। तो ये भाई का रुतबा नहीं होता। अब हमने जब रिफॉर्मेटिव थ्योरी को अडॉप्ट तो कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर व्यक्ति को छूट दें। तो हमने कई जगह क्लासिफिकेशन किया, नई जो एक्ट बना उसके अंतर्गत। उसमें जो सबसे पहले तो हमने स्टेट की इंटीग्रिटी यानी प्रभुता के संबंध में सबसे पहले देखा कि स्टेट के साथ में किसी भी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया जाए, तो उनके लिए हमने स्पेशल प्रोविजंस। दूसरा कि जो क्रिमिनल्स हैं वो अगर सामूहिक रूप से कम्युनिटी बना करके ऑफेंस करते हैं, कोई गैंग बना करके ऑफेंस करते हैं, उनके लिए अधिक पनिशमेंट का प्रोविजन। और दूसरा कि हम सुधार के लिए रिफॉर्मेटिव थ्योरी की बात कर रहे हैं, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पनिशमेंट तो देंगे, और पनिशमेंट 5 नहीं 6 हो। नई बीएनएस में पनिशमेंट कितने हो गए? 6 हो गए। वो कहा 5 नहीं 6 हो गए। तो जो सबसे पहला पनिशमेंट है वो कौन सा है? कैपिटल पनिशमेंट। सबसे पहला कौन सा हो गया? कैपिटल पनिशमेंट हो गया। ठीक। दूसरा हो गया एलआई, लाइफ इम्प्रिजमेंट। लाइफ इम्प्रिजमेंट। फिर इम्प्रिजमेंट, और वो दो टाइप का कर दिया, कौन सा? सिंपल और रिगरियस। और फिर चौथा हो गया फाइन। पांचवा फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। और लास्ट छठा दे दिया इन्होंने, कम्युनिटी सर्विस। अब इन्होंने कितने प्रकार के दंड कर दिए? 5 प्रकार के दंड कर दिए, जिसमें लास्ट में इन्होंने कम्युनिटी सर्विस बना दी। वो कहां से प्रेरित होकर के लिया हमने? जो हमारा प्रिंसिपल था, कौन सा? रिफॉर्मेटिव थ्योरी, यानी किसकी? पनिशमेंट की जो रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, उस रिफॉर्मेटिव थ्योरी से लेकर के हमने कम्युनिटी सर्विस। लेकिन कम्युनिटी सर्विस हर अपराध के लिए नहीं दी गई, केवल कुछ अपराधों के लिए कम्युनिटी सर्विस को दंड के रूप में दिया गया। लिख लीजिए कौन कौन से अपराधों के अंतर्गत कम्युनिटी सर्विस को। सबसे पहले सेक्शन 202 बीएनएस,
सेक्शन 202 इलीगल बिजनेस बाय पब्लिक ऑफिसर, लोक सेवक द्वारा अवैध व्यापार करना। सेक्शन 202 बीएनएस, इसमें कम्युनिटी सर्विस का प्रोविजन किया है। दूसरा सेक्शन 209 सेक्शन 84 सीआरपीसी की डिक्लेरेशन जारी होने के पश्चात कोई व्यक्ति कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होना, नोट प्रेजेंट इन कोर्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सेक्शन 84 बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। सेक्शन, फिर उसके बाद में सेक्शन 209, सॉरी 226, अटेम्प्ट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड। फिर नेक्स्ट लिखिए सेक्शन 303 सब क्लोज 2, 303 सब क्लोज 2, ऑफेंस ऑफ थेफ्ट जिसमें प्रॉपर्टी की वैल्यू 5,000 रुपीज है, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज 5,000 रुपीज, एंड फर्स्ट ऑफेंडर और प्रथम अपराधी है और उसने चुराई हुई संपत्ति को वापस लौटा दिया है। फिर 355, सेक्शन 355 बीएनएसएस, बीएनएस सॉरी, ये वो व्यक्ति हैं जो हाई टैक्स पेयर है, यानी नशे में धुत ड्रिंकर्ड पर्सन द्वारा मिसबिहेव, मिसबिहेव बाय ड्रंकन पर्सन, यानी नशे में धुत व्यक्ति द्वारा कदाचार, एट पब्लिक प्लेस, मिसबिहेव एट पब्लिक प्लेस। और फिर 356 सब क्लोज टू, 356 सब क्लोज टू बीएनएस, ऑफेंस ऑफ डिफेमेशन, मानहानि के अपराध, मानहानि का अपराध। इन अपराधों के अंतर्गत टोटल कितने हो गए? 7, यानी पूरी बीएनएस में 7 अपराध ऐसे हैं जिसमें कम्युनिटी सर्विस की क्या की जा सकती है,
क्या होती है कम्युनिटी सर्विस? क्या होती है कम्युनिटी सर्विस? कम्युनिटी सर्विस क्या होती है? कम्युनिटी सर्विस के लिए कि उस व्यक्ति को समाज के लिए यूज लिया जाए। जैसे ज्यादातर ये कौन से में देते हैं, जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है जो सजा देता है, उसमें स्पेशली दी जाती थी पहले। क्या करते थे कि भाई उसको सजा दे दी कि 1 महीने आप हॉस्पिटल जाओगे और हॉस्पिटल जाने के बाद में वहां पर साफ सफाई करोगे। ठीक। अब कोई भी व्यक्ति हॉस्पिटल जाके साफ सफाई करेगा, इस बात का एविडेंस क्या होगा? तो इसके लिए कहेगा कि जो भी वहां का हेड है वो 1 महीने बाद में इस बात को प्रूव करके देगा कि आपने 1 महीने तक रेगुलर जा करके ये काम किया। ठीक। या किसी व्यक्ति के सुपरविजन में ऑर्डर दे देते हैं कि वहां पर जो भी व्यक्ति है, सुपरवाइजर है किसका, सोसाइटी में काम करने वाला हेड है, उसका जो भी है, उसके सुपरविजन में आप करोगे, फिर वो आपको सर्टिफिकेट। जैसे आपके भी सुपरविजन में बिठा दिया ना कि 3 साल का एक्सपीरियंस देगा, और साथ में जो भी एडवोकेट जिसे 10 साल का एक्सपीरियंस है वो इस बात का सर्टिफिकेट देगा कि आप 3 वर्ष तक अंडर में नहीं कि कोर्ट में प्रैक्टिस की। अंडर में नहीं, अंडर का मतलब तो ये हो गया कि जैसे मान लीजिए 2.5 साल आपने मेरे पे किया, फिर मेरी और आपकी नहीं बनी, आप छोड़ के चले गए, फिर दूसरे के पास तो 6 महीने हो आप, ऐसे तो बिहार अंडर का मतलब रख दिया जाए तो फिर तो वो 3 साल पूरे ही नहीं होने थे। उसका मतलब है कि कोई भी एडवोकेट इस बात को प्रमाणित करके देगा जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस। हाँ, कहाँ थे हम? समझ। फिर इस प्रकार हमने जो ये एक्ट बनाया किस पे, रिफॉर्मेटिव थ्योरी पे बना। फिर हमने क्या किया इसमें, देखो एक तो जहां पर जो चेंज किए, कुछ दंड ऐसे थे जिनका यूज ही नहीं था, कुछ अपराध ऐसे थे जिनका आईपीसी में यूज ही नहीं था, उनको हमने हटा दिया। इसमें सबसे बड़ी गलती हमने क्या की, जो बीएनएस बनाया उसमें जो आईपीसी में सेक्शन 377 था, अननेचुरल इंटरकोर्स को जो ऑफेंस बनाया गया था, उसको पूरे को हटा दिया। जबकि हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में कितना, केवल एलजीबीटी क्यों जो समुदाय है उसकी हद तक, केवल उसके रिलेशन को लेकर के ही उन्होंने क्या किया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इसको पूरा हटा दिया। अब इसके लिए कमेटी बनी हुई है, उस कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ये अमेंड होकर के वापस से जोड़ेंगे। क्योंकि जो ऑफेंस हो रहे हैं फिर वो कहाँ जा रहे हैं, अगर वो अपराध लड़की के विरुद्ध हो रहा है तो केवल 354 में जा रहा है, और अगर वो अपराध पुरुष के अगेंस्ट हो रहा है तो 355 में जा रहा है, और जो जानवर के विरुद्ध अपराध हो रहा था वो तो खत्म ही हो गया। आगे बात समझ। तो इसलिए इस पर दोबारा से राय के लिए गया हुआ है और कमेटी के पास भेजा गया है, और शायद हो सकता है कि कुछ समय में ये अमेंड होकर के आ जाए। दूसरा, जहां पर देखो 100 रुपए की सजा थी वहां करीब इन्होंने 2,000 रुपए कर दिए, जहां पर 200 रुपए की सजा थी वहां 5,000 रुपए के आसपास कर दिए, जहां 500 रुपए की सजा थी वहां इन्होंने 5,000 से 10,000 के बीच में कर दिया।
आगे बात समझ में, तो जो पनिशमेंट में प्रोविजंस थे उनको बढ़ा दिया। कई जगह इन्होंने कहा कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ। एक तो होता है लाइफ इम्प्रिजमेंट और एक होता है लाइफ इम्प्रिजन टिल अलाइव, जब तक जिए तब तक कहाँ रहेगा, जेल में रहेगा। इन दोनों का फर्क यही है कि जहां पर लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया है वहां कम्यूट कर सकते हैं, कम्यूटेशन हो सकता है, यानी उसका लघुकरण किया जा सकता है। लेकिन जहां तक टिल अलाइव लिखा हुआ है वहां तक कम्यूटेशन नहीं होगा, उसको पूरी जिंदगी जेल में ही रहना पड़ेगा। वहां कोई सरकार इसको कम्युनिटी के कम्यूट नहीं कर सकती। फिर उसके बाद में आइए नेक्स्ट। तो एक तो इन्होंने पनिशमेंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, है ना। किसी जगह 2 वर्ष का कारावास था, वहां 5 वर्ष का कारावास कर दिया। जब हम कंपेरेटिवली में पढ़ेंगे ना कि कौन से सेक्शन में, आईपीसी में क्या प्रोविजन था, यहाँ कौन सा सेक्शन है, आईपीसी में कौन सा सेक्शन था, आईपीसी में क्या प्रोविजन था और इसमें क्या प्रोविजन है, या आईपीसी में भी ये सेम ही था और उसमें भी सेम था। तो हम हर सेक्शन के साथ जब डिस्कस करेंगे तो दोनों चीजों को डिस्कस करेंगे कि भाई बीएनएस में ये प्रोविजन है, आईपीसी में ये प्रोविजन था और उसको यहां अमेंड किया गया है। तो वो हम हर सेक्शन वाइज क्या करेंगे, उसको डिस्कशन करेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन अराइज हुआ कि भाई आईपीसी का जुडिक्शन बताया गया था टेरिटोरियल जुडिक्शन, क्षेत्राधिकार बताया गया था। तो क्षेत्राधिकार आईपीसी का जो टेरिटोरियल जुडिक्शन था वो सेक्शन 1 से लेकर के और 4 में दिया हुआ था। सेक्शन 1 से लेकर के 4 में क्या दिया हुआ था, आईपीसी का टेरिटोरियल जुडिक्शन दे रखा था, क्षेत्राधिकार दे रखा था, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार। टेरिटोरियल जुडिक्शन की अगर बात करें तो सेक्शन 1 में इन्होंने कहा कि आईपीसी कहाँ लागू होती है। तो सबसे पहले तो हम कहाँ थे कि इंडिया पे लागू होगी, इंडिया के टेरिटरी में लागू होगी और सिवाय जम्मू कश्मीर के। लेकिन बाद में 31 अक्टूबर 2019 के गजट नोटिफिकेशन से ये संपूर्ण भारत पे लागू हो रहा है। तो इसके सेक्शन 1 में ये बात कही गई, किसके में, आईपीसी के, कि टेरिटोरियल जुरिडिक्शन क्या है, होल इंडिया, संपूर्ण भारत पर ये क्या होगा, लागू होगा। इसका कहां पर है, संपूर्ण भारत पर ये क्या होगा, लागू। पहली बात। दूसरी बात कि भारत की जो भी टेरिटरी है, क्षेत्र है, उस पर आईपीसी लागू। अब टेरिटरी के अंतर्गत क्या आएगा, तो 3 प्रकार की टेरिटरी होती है हमारी। पहले लैंड टेरिटरी, दूसरी वाटर टेरिटरी और तीसरी होती है हमारी एयर टेरिटरी। लैंड टेरिटरी की बात करें तो देखिए इस प्रकार से भारत का नक्शा है। क्या, जो भी है काम चला लो, है ना। अब देखो यहां हमारे इस तरफ पाकिस्तान आ गया, इस तरफ चाइना आ गया, नेपाल आ गया, बांग्लादेश आ गया। यहां तक हमारी कोई दिक्कत नहीं है कि पाकिस्तान से सबसे हमारी बॉर्डर फिक्स है ना। इसके बीच में जो क्षेत्र है उसको रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, उधर मैकमोहन। सबसे बड़ी दिक्कत आती कहां पर, जहां पर
पानी मैच हो रहा है, तो वहां पर लैंड टेरिटरी क्या होगी और वाटर टेरिटरी क्या होगी। तो इन्होंने कहा कि जहां पर ये मिल रहा है, कौन, पानी और जल, वहां से लेकर के 11 12 है ना, 12 माइल्स है ना, तक क्या है, लैंड टेरिटरी मानी जाएगी। यानी समुद्र में भी लैंड टेरिटरी होगी, कितनी दूर तक, 12 माइल्स। और इस 12 माइल से लेकर के खुले समुद्र में कितने, 200 माइल तक हमारी क्या होगी, वाटर टेरिटरी। ठीक है भाई, ये तो हो गई हमारी। ये देखो बाकी तो लैंड पे है, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसकी तो लाइनें खींची हुई है कि इधर भारत और उधर पाक, इधर नेपाल और उधर, हर जगह हर की बॉर्डर पे कोई ना कोई खड़ा ही मिलता है। तो वो तो बॉर्डर तो फिक्स है। लेकिन हम जल वाली बॉर्डर की बात कर रहे थे, तो इस बॉर्डर पे जहां ये दोनों मिल रहे हैं, वहां से 12 माइल तक हम लैंड टेरिटरी मानते हैं। क्यों 12 माइल ही क्यों, 12 माइल ही, 11 क्यों नहीं, 13 क्यों नहीं। तो उसका रीजन है कि जब ज्वार भाटा आता है ना समुद्र में, उस वक्त पानी इतने माइल तक ऊपर नीचे उड़ता है, तो वहां तक धरती दिखती है ना, इसलिए। फिर उसके बाद में, और जहां तक आसमान की बात है, आसमान का मतलब खुला आसमान। कल परसों हमारी और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, हमारे कोई ओलावृष्टि हुई, उसकी जगह से हमारा जहाज एक ब्रेक हो गया, तो उसने पाकिस्तान में लैंड करने की अनुमति मांगी कि आ जाएं क्या, वो कहा बिल्कुल नहीं आना उधर से ही निकलो। फिर उसने वापस घुमा करके, और उसने सेफ लैंडिंग करवाई, है ना, आई थी ना अखबार में। तो ये होती है। फिर जैसे हमने सिंधु में वो क्या, पानी बंद किया, किसका, पाकिस्तान का, उन्होंने क्या कहा कि भाई हम भी आपका एयर बंद करते हैं, ऊपर से मत चले जाना। कहने का मतलब, एयर का मतलब इनविजिबल आकाश, जहां तक भी हम आकाश को महसूस कर सकते हैं, जहां तक हम पहुंच सकते हैं, वहां तक हमारी ट्रेन, अनंत आकाश। तो ये तो हो गई हमारी क्या। अब इस पूरी टेरिटरी में कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन, कोई भी ऑफेंस करता है, तो उस पर आईपीसी के प्रावधान लागू होते हैं। उसको किससे ट्रीट किया जाएगा, यानी कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो उस वक्त तो आईपीसी में ऑफेंस था, और आज बीएनएस में जो ऑफेंस है, अगर इस प्रकार का कोई अपराध करता है, तो उसे बीएनएस में क्या किया जाएगा। और बीएनएस वहां तो हम कौन से सेक्शन में दे रहे थे, सेक्शन 2 में दे रहे थे, और यहां पर सेक्शन 1 का सब क्लोज दो। ठीक। फिर उसके बाद में आर्टिकल 245 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात करता है यूनियन स्टेट रिलेशन की। किसकी बात करता है, संघ और राज्य के संबंध। और सेक्शन 225 बात करता है टेरिटोरियल जोडक्शन की। किसकी बात करता है, टेरिटोरियल जोडक्शन। उन्होंने ये कहा
कि हमारी जो पार्लियामेंट है, हमारी जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट किसके लिए? पूरी इंडियन टेरिटरी के लिए कानून बनाएगी। लो बनाएगी किसके लिए? पूरे इंडिया के लिए। यानी इंडिया की जो टेरिटरी है, क्षेत्र है, उसके लिए कानून बनाएगी। और जो स्टेट लेजिस्लेशन है, वो किसके लिए? स्टेट की टेरिटरी के कानून बनाएगी। जैसे पार्लियामेंट है, वो कोई भी अधिनियम रूल बनाती है, किसके लिए बनाती है? जैसे ये किसने बनाया? किसने बनाया? और कहाँ लागू होता है? पूरी इंडिया में। किसने बनाया? संसद ने बनाया। और जैसे राजस्थान एक्साइज एक्ट है, वो किसने बनाया? स्टेट पार्लियामेंट ने बनाया। वो कहाँ लागू होगा? तो कहने का मतलब ये है कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाएगी किसके संबंध में? इंडियन टेरिटरी के लिए। और स्टेट लेजिस्लेशन बनाएगा वो किसके लिए? अपने स्टेट टेरिटरी के लिए बनाएगा, क्षेत्र के लिए। ये कहाँ लिखा हुआ है? आर्टिकल 245 फर्स्ट। फिर 245 के सेकंड में, आर्टिकल 245 के सेकंड में प्रोविजन किया गया है कि पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया है जो कहां लागू होता है? बियॉन्ड इंडिया, यानी भारत से बाहर लागू होता है। कहां लागू होता है? भारत से बाहर वो लागू होता है। यानी ऐसा कोई लॉ बनाया है जो कहां लागू होता है? बियॉन्ड इंडिया लागू होता है। तो इसलिए क्या, और हम यहां पर क्या कह रहे हैं फर्स्ट में, कि पार्लियामेंट किसके लिए कानून बनाएगा? केवल इंडियन टेरिटरी के लिए। और सेकंड में हम क्या कह रहे हैं? कि पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया है जो इंडियन टेरिटरी से बाहर, यानी बियॉन्ड इंडिया लागू हो रहा है। तो इस आधार पर कि वो बियॉन्ड इंडिया लागू हो रहा है, इलीगल नहीं। जैसे मैं आप समझाऊं आपको, भारत की जितनी भी एम्बेसी है पूरी विश्व में, अगर उस एम्बेसी के क्षेत्र में कोई अपराध होता है तो हर एम्बेसी में एक कोर्ट होता है। उसकी ट्रायल वो एम्बेसी वाला कोर्ट ही करता है। समझ गए? जैसे भारत की अमेरिका में एम्बेसी है, और एम्बेसी में डेविड ने कोई अपराध कर दिया, तो अमेरिकन लॉ और अमेरिकन कोर्ट उसकी सुनवाई नहीं करेगा। कौन करेगा? एम्बेसी। आगे बात समझिए, जो एम्बेसी में कोर्ट है वो, अब वो जो कोर्ट है वो किसने एस्टेब्लिश किया है? इंडियन गवर्नमेंट ने। कहाँ किया है? बियॉन्ड इंडिया, यानी भारत से बाहर उसे किया है। इसलिए हम उसे क्या नहीं कहते? फॉरेन कोर्ट नहीं कहते। फॉरेन कोर्ट की डेफिनेशन होता है ना कि ऐसा कोर्ट जो भारत से बाहर है, बियॉन्ड इंडिया है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो स्टेब्लिश किया है और न ही उसे एक्सरसाइज कर रही हो, चला रही। समझ गए? तो जितनी भी एम्बेसी में अगर कोई अपराध होता है तो क्षेत्र तो वो किसका है? अमेरिका का है, लेकिन लागू क्या हो रहा है? इंडियन। तो इसलिए वहां पर जो हम ट्रायल कर रहे हैं वो, अब मैं आपको एक चीज बताऊं। जैसे भारत के ऊपर हमला हुआ, कब? 26/11। ठीक। तो पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तानी कुछ बच्चों को उन्होंने ट्रेड किया, और उन्हें ये कहा कि भाई देखो,
यहाँ तो आपकी शादी नहीं हो रही, एक काम करो, आप जिहाद के लिए मर जाओ, तो 72 उरे जन्नत में आपका क्या कर रही हैं, इंतजार कर रही। तो कल ये जिहाद के लिए जो मरेगा 72 उरे मिलेंगे। वो कहीं यहाँ एक नहीं मिल रही, वहां 72 मिल रही है। देखो कुछ भी हो, बच्चों को जो लालच दिया गया वो कुछ भी हो। फिर उन्होंने क्या किया कि उनकी बातों में आए और उन्होंने एक टर्निंग प्रोग्राम लिया वहां से, और वो भारत आ गए। भारत आने के बाद में उनको ये पता था कि हमें मरना निश्चित है, हमें मरना निश्चित है, और इसलिए हम जितने मार सकते हैं उतने लोगों को मारेंगे। फिर वो सब, कोई ताज में चला गया, कोई रेलवे स्टेशन चला गया, कोई किसी बड़े रेस्टोरेंट में चला गया, जहां पर भी ज्यादा भीड़ इकट्ठा थी वहां पर गोली चला के मारना शुरू कर दिया। लास्ट तक वो मारते रहे। फिर हमारी जो एसआईटी थी, स्पेशल टीम थी, वो वहां पहुंची, और उन्होंने, ये करीब 11-12 आए थे, उनमें से सबको मार दिया। जो लास्ट था, जिसका नाम क्या था, कश्यप, उसको जब पकड़ने लगे तो एक कार में ये दो आतंकी जा रहे थे, तो उन्हें गोली मारी, तो एक आतंकी को गोली लगी, वो मर गया। बाकी कार पे कुछ गोलियां चलाई गई, लेकिन कश्यप केवल नाटक कर रहा था, केवल मरने का, मरा नहीं था। तो जैसे ही हमारा एक सिपाही, सामने वाले के पास AK-40 है, और हमारा एक सिपाही केवल एक लाठी लेकर के उसके पास पहुंच गया, नहीं, कम से कम महाराष्ट्र की भूमि में इतना दम है, देखो तो, कि AK-47 जिसके पास में है, उस व्यक्ति के सामने एक भारत का सिपाही, और वो भी कैसा, मेरे जैसे शरीर का, नहीं, अपना, और वो भी एक लाठी लेकर के पहुंच गए। आप ये सोचो कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, कि मैं और लोगों को मारूं। लेकिन वो हमारा जो सिपाही था तुकाराम कामले, उसकी स्ट्रेटेजी क्या थी, कि भाई जितनी भी मारनी है तू मेरे मार ले, और उसकी बंदूक को अपने पास पकड़ लिया कि ले, तू मारनी है वो मेरे मार। फिर जब वो उसको गोली मार के, उसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर की गोली और लगी थी, तो वो नीचे गिर गया। उसने संभला, एक दूसरा पुलिस ऑफिसर था, वो उस पे गोली मारने वाला था, किस पे, कश्यप पे। तो उसने उसको गाली बका महाराष्ट्र में, और अगर रुके, दिस इज एविडेंस, कि दिस इज एविडेंस, कि ये लाइव है, लाइव है, इसको, जिंदा है, इसको पकड़ो। ये भारत के लिए क्या है, एक एविडेंस। मार देती तो सारे एविडेंस खत्म। फिर हमने कश्यप को पकड़ लिया। कश्यप को पकड़ने के बाद में हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया। उसने बताया कि साहब, आप लोगों की वजह से बाकी तो सारे जन्नत पहुंच गए, और मैं ही रह गया। अगर मैं भी मर जाता तो जन्नत पहुंच जाता, आपकी वजह से रह गया। फिर उसने अपना सारा बताया कि भाई मैं पाकिस्तानी नागरिक हूँ, इस प्रकार से हमारे को इन लोगों ने ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग देने के बाद में भारत में भेजा। ठीक। फिर भारत में भेजने के बाद में हमने क्या किया कि एक लिस्ट बनाई और पाकिस्तान को दी, कि भाई देखो, हमारे यहाँ पर 26/11 का अटैक हुआ, और वो पाकिस्तान द्वारा प्रत्यायोजित था। देखो उस वक्त की गवर्नमेंट और अब की गवर्नमेंट की सोच में भी देखो, चाहे पहलगाम का परिणाम कुछ ही हुआ हो, लेकिन एक ऑपरेशन तो किया गया बदला लेने के लिए। 26/11 के बाद में हमने कुछ नहीं किया। हमने केवल एक लिस्ट बनाई,
और लिस्ट बना करके पाकिस्तान को दी कि देखो भाई, ये जो आपका आदमी है, इसने ये इन इन आदमियों के नाम बताए हैं, इन इन आदमियों ने भारत में आकर के अपराध किया है, इसलिए आप एक काम करो, इन इन आदमियों को भारत को सौंप दो, हम इनको सजा देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं तो, वो कहा बातचीत बंद। जो थोड़ी कहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, वो कहा नहीं, बातचीत बंद, कर दो, हमारे क्या फर्क पड़ता है। और हमने बातचीत बंद कर दी, उन्होंने नहीं दिया। लेकिन मान लीजिए कि अगर पाकिस्तान हमारे को 11 आदमी देता, अगर पाकिस्तान हमारे को 11 व्यक्ति और देता, वो जो वहां थे, और वो भारत में आ जाते, तो क्या हम उनकी आईपीसी के अकॉर्डिंग ट्रायल कर सकते थे और पनिश कर सकते थे क्या? तो देखिए, तो सेक्शन फर्स्ट, सेकंड को देखिए कि ऑफेंस कहां हुआ, इंडियन टेरिटरी में। किसने किया? कसाब ने किया। इसलिए कसाब की ट्रायल आईपीसी में हो सकती है कि नहीं हो सकती? जो पाकिस्तान से भेजे थे, उन्होंने क्या किया? अबैटमेंट किया। कहां से किया? अबैटमेंट कहां से हुआ? पाकिस्तान से हुआ। पाकिस्तान। पाकिस्तान से जब अबैटमेंट हुआ तो सेक्शन 2 में तो कवर नहीं हो रहा। भाई अगर भारत से अबैटमेंट होता तो सेक्शन 2 में कवर होता, वहां से अबैटमेंट हुआ है तो सेक्शन 2 में कवर नहीं हो रहा। फिर उसके बाद में हम बात करें सेक्शन 4 की, तो 4 में क्या लिख रहा है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का कोई भी सिटीजन भारत से बाहर, बियॉन्ड और विदाउट इंडिया, भारत से बाहर और भारत के परे, बियॉन्ड और विदाउट इंडिया अगर कोई जाकर के ऑफेंस करता है, कोई कार्य करता है, एक्ट करता है जो पनिशेबल इन आईपीसी, जो आईपीसी में पनिशेबल है, उसको आईपीसी के अकॉर्डिंग दंडित किया जाए। किसको? इंडियन सिटीजन को। तो सेक्शन 4 की फर्स्ट कंडीशन लागू हो रही है क्या उन पाकिस्तानियों पर, 11 पाकिस्तानियों पर, क्योंकि इंडियन सिटीजन नहीं। सेक्शन दूसरी, सेक्शन 4 का सेकंड क्लोज क्या कह रहा है कि एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति भारत के रजिस्टर्ड पोत या विमान पर, है ना, एयरक्राफ्ट पे, अगर किसी प्रकार का ऑफेंस करता है तो आईपीसी लागू होता है। तो ये भारत के किसी भी प्रकार के एयरक्राफ्ट या पोत पर था? नहीं था। और तीसरा, कि भारत के किसी भी कंप्यूटर सोर्स को टारगेट करके ऑफेंस किया गया हो। तो ये जो 11 पाकिस्तानी आते, वो न तो 4 में कवर हो रहे थे और न ही सेक्शन 2 में कवर हो रहे थे। इसलिए आर्टिकल 245 का सेकंड किसको? सेक्शन 3 को पावर देता है। किसकी को? आईपीसी की। आईपीसी के सेक्शन 3 को क्या करता है? एम्पावर्ड करता है कि बाइंडियंस पार्लियामेंट किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकती है? भारतीय विधि यानी इंडियन लॉ के अनुसार पनिशमेंट के लिए प्रोविजन कर सकती है। यानी जिन पर इंडियन ऑफेंस तो कहां हुआ है, सेक्शन 2 और 4 अप्लाई नहीं होता, लेकिन उनकी ट्रायल कैसे होनी चाहिए? इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो उसकी ट्रायल इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग हो जाएगी। लेकिन शर्त क्या है, कंडीशन क्या है कि वो डायरेक्ट लागू नहीं होता। उसके लिए सबसे पहले पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल 245 2 के अंतर्गत लॉ बनाएगी, है ना।
और फिर उसके बाद में सेक्शन 3 में जो भी बियॉन्ड इंडिया ऑफेंस हुआ है उसको आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशेबल बनाएगी। आगे बात, तो सेक्शन 2 में क्या दे रखा है कि इंडियन टेरिटरी में कोई भी ऑफेंस होता है, टेरिटरी 3 प्रकार की हो गई, लैंड, वाटर और एयर। इस टेरिटरी में कोई भी ऑफेंस होता है यानी कोई भी एक्ट होता है और वो पनिशेबल इन आईपीसी, तो उसकी ट्रायल आईपीसी में होगी। उसे किस में पनिश किया जाएगा? आईपीसी के अकॉर्डिंग। सेक्शन 4 में 3 बातें बोली है कि कोई भी इंडियन सिटीजन भारत से बाहर कोई अपराध करेगा, देखो 2 वर्ड दे रखा है, बियॉन्ड इंडिया, बियॉन्ड और विदाउट इंडिया। बियॉन्ड इंडिया का मतलब होता है कि भारत के बाहर ऐसे कोई भी टेरिटरी जिस पर किसी देश का पोजीशन है। जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका क्या है? बियॉन्ड टेरिटरी है, क्योंकि उस पर किसका शासन है? ऑस्ट्रेलिया की बात करें, बियॉन्ड इंडिया है ना। चाइना, बियॉन्ड इंडिया। अंटार्कटिका, साइबेरिया, तो जहां पर किसी देश का क्या नहीं है, उस लैंड पे कंट्रोल नहीं है, उस क्षेत्र को तो बोलते हैं क्या? विदाउट इंडिया, कि हम भी जा सकते हैं वहां पर। और जिस पर किसी देश का कंट्रोल है, जिस लैंड पे, उसको बोलते हैं बियॉन्ड इंडिया। समझ गए? बियॉन्ड और विदाउट इंडिया। अगर कोई ऑफेंस होता है आईपीसी के अकॉर्डिंग, तो आईपीसी के अकॉर्डिंग उसकी ट्रायल की जाएगी। फर्स्ट। सेकंड, कि कोई भी सी, पोर्ट और एयरक्राफ्ट यानी भारत में रजिस्टर्ड है और दुनिया में कहीं पर भी खड़ा है, आ गई है, यानी ओपन सी में भी है, खुले समुद्र में भी है, तो भी वहां कोई ऑफेंस किया जाता है तो उस पर आईपीसी का। जैसे मान लीजिए कि इंडियन रजिस्टर्ड कोई एयरक्राफ्ट रशियन एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है और वहां कोई ऑफेंस होता है, तो कौन सा लो लागू होगा, रशियन या इंडियन? अगर वो ऑफेंस कहाँ हुआ है, इंडिया में रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट पे हुआ है, तो आईपीसी लागू, न कि रशियन। और फिर तीसरा, कि इसको टारगेट करके ऑफेंस। अब जो 2 में सेक्शन 2 और 4 में कवर नहीं हो रहे, लेकिन सेक्शन 3 में उनके लिए प्रोविजन किया गया है कि पार्लियामेंट लॉ बना करके उन्हें भी पनिशेबल कर सकते। तो सेक्शन 1, 2, 3, 4 किसका? आईपीसी। इसमें किसके बारे में दिया गया था? आईपीसी का टेरिटोरियल जुडिक्शन। और बीएनएस के सेक्शन फर्स्ट में ये सारा दे दिया, 1 से लेकर के 4 तक है सब क्लोज। यानी सेक्शन फर्स्ट के सब क्लोज 1 से लेकर के 5 में, सॉरी, 1 से लेकर 5 में इन्होंने ये टेरिटोरियल जुडिक्शन दे दिया। सेक्शन 1 के सब क्लोज 1 से लेकर के 5 में। और जबकि आईपीसी में कहा था, सेक्शन 1 से लेकर के 4। तो यानी आईपीसी का सेक्शन 1 to 4 इक्वल सेक्शन 1 सब क्लोज 1 से लेकर सब क्लोज 5 बीएनएस।
सेक्शन 1 से लेकर के, है ना। तो आप एक काम करना, कल इन दोनों को एक बार रीड कर लेना, पढ़ लेना, और बाकी कोई दिक्कत है तो हम कल डिस्कस करेंगे, है ना। तो एक बार आप टेरिटोरियल जुडिक्शन कल देख लेना, और इन दोनों को कंपेरेटिवली पढ़ के आना, क्योंकि साथ साथ पढ़ोगे तो परमानेंट रहेगा, अलग अलग पढ़ोगे तो नहीं। तो आप दोनों को क्या करोगे, एक बार देख करके आओगे और मेरे को बताओगे कि क्या इन दोनों के जुडिक्शन में कोई अंतर है क्या, कि आईपीसी के और बीएनएस के जुडिक्शन में आपको कोई अंतर दिखाई दिया क्या। ठीक है, 5 मिनट बाद में हम जजमेंट राइटिंग को डिस्कस करें, है ना।